Hi guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes, and today we are going to discuss a very special writing, and that will tell you a lot of things about writing itself. So we'll make it sure that you understand, and please try to focus on these aspects of writing. So this is the writing that I would like to discuss today, and it's a very special writing. Normally this is the writing for the doctors, और ये writing बहुत पुरानी है. This writing is quite old. Like if I say, it's around like 4 or 5 years I have been teaching this letter. And to be very honest, this is the letter which made me aware what OET is all about. कि OET क्या होता क्या है. OET के अंदर ना दो important, when it comes to writing, the most important component is grammar and the second most component is data selection. So this second component, that is data selection, which is very important, I learned it from this letter. इस लेटर से मैंने सीखा डाटा सिलेक्शन होता क्या है. हमेशा जब भी आपको विजिट लेटर आएगा, दिस पर्टिकुलर थिंग आपको यहां से पता लग जाएगा आपका पर्पस ऑफ द लेटर क्या है. लास्ट विजिट इज गुड इनफ. लास्ट विजिट काफी होती है आपको ये बताने के लिए कि पर्पस ऑफ द लेटर क्या है. सो लास्ट विजिट के बारे में हम पढ़ते हैं इस लेटर में. पेशेंट इज नाउ एसिम्टोमेटिक बट कंटिन्यू टू टेक ओमाप्राजोल. तो मेडिकेशन ले रहा है पर एसिम्टोमेटिक हो चुका है, यानी कि पेशेंट बेटर हो गया. बेटर क्या, ठीक ही हो गया, ऑल गुड है. देन शी वांट्स टू स्टॉप थेरेपी, टेकिंग ऑन बोर्ड द लाइफस्टाइल चेंजेस, स्टॉप स्मोकिंग. तो उसको जो जो चेंजेस बोले थे वो कर रही है. टेकिंग ऑन बोर्ड का मतलब कर रही है, शी इज टेकिंग ऑन बोर्ड द लाइफस्टाइल चेंजेस. लेकिन वो जो ओमेप्राजोल चल रही है, वरीड टू टेक टेबलेट्स. तो उसकी प्रॉब्लम क्या है. हमेशा प्रॉब्लम ही तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का रीजन होता है. वरीड टू टेक टेबलेट्स फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ, ये उसकी प्रॉब्लम है. सो दिस इज माई पर्पस ऑफ द लेटर. सो हम किसके पास रिकमेंड कर रहे हैं. सो वी आर सेंडिंग द पेशेंट टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन फॉर ऑपरेशन फंडोप्लिकेशन. वैसे तो अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे सिंपल लिखना है, बिल्कुल सिंपल, एंड यू वांट टू पास इन ओईटी राइटिंग विद अ सिंपल पर्पस, सो यू कैन सिंपली से दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस वाई. Simple, if you want to pass in the simplest way, who requires या who needs assessment for fundoplication and therefore is being referred under your expertise, and therefore she is being referred your under your expertise. ये तो सिंपलेस्ट ऑफ वेज है टू पास. मतलब पर्पस ही तो बताना था, पर्पस आ गया. दिस लेटर इज बीइंग रिटन हु नीड्स असेसमेंट फॉर फंडोप्लिकेशन, वहीं से उठाया मैंने लास्ट विजिट से, फॉर फंडोप्लिकेशन एंड देयरफॉर शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज फॉर असेसमेंट और फर्दर मैनेजमेंट. बाकी यहाँ से डॉक्टर हैरी स्मिथ को लेटर लिख रहे हो, ये कौन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, तो इसको लेटर लिख रहे हो. तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ आपका पूरा है. लेकिन आप इसको थोड़ा बेटर कर सकते हो. आई वॉन्ट बीइंग डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट्स, व्हाट वी वांट कि आप पर्पस में थोड़ा और क्लैरिफिकेशन दो, पर्पस को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो. तो जब हम इस लेटर को पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड दिस लेटर, अब पर्पस हमें समझ आ गया है, फंडोप्लिकेशन के लिए भेज रहे हैं, पेशेंट ठीक हो चुका है. तो जब हम वाई दिस लेटर इज डिफरेंट, क्योंकि इसमें फर्स्ट टू विजिट्स दिए हैं. फर्स्ट टू विजिट्स में पेशेंट के सिम्टम्स दिए हैं, लाइक ही इज हैविंग शी इज हैविंग बर्निंग सेंसेशन, अपर एब्डोमेन पेन, देन डिस्फेजिया की असेसमेंट हुई थी. सो इन द फर्स्ट विजिट पेशेंट वाज असेस्ड विद डिस्फेजिया. हमें लगा कि इसको डिस्फेजिया है. सेकंड विजिट में व्हेन द पेशेंट रिटर्न्ड, तो पेशेंट जब सेकंड विजिट में आया, देन अगेन सिम्टम्स वर गेटिंग वर्स, इंक्रीज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग. द सिम्टम्स जो यहाँ पे सिम्टम्स थे, बर्निंग सेंसेशन वगैरह और रीगर्जिटेशन के सिम्टम्स और वर्स हो गए. तो जब हमने उसकी असेसमेंट की तो हमें लगा डिस्फेजिया से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इट कैन बी. सो द पेशेंट वॉज सस्पेक्टेड विद हाइटस हर्निया. आई वुड राइट द एग्जैक्ट स्पेलिंग ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो प्लीज अच्छे से देखना, कंप्लीट वीडियो देखना प्लीज, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस लेटर को समझने. दिस इज अ वेरी स्पेशल लेटर. सो द पेशेंट वॉज सस्पेक्टेड विद हाइटस हर्निया. ये आपको बहुत स्पेशल चीज सिखानी है. जब भी यहाँ पे दो डिजीजेस दी होती हैं और वर्ड दिया है, तो इसका मतलब सस्पेक्टेड है. दैट मीन्स पेशेंट वाज सस्पेक्टेड विद हाइटस हर्निया
और मास इन इसोफेगस। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो पेशेंट वाज सस्पेक्टेड विद आइदर हाइटस हर्निया और मास इन इसोफेगस। तो इस लाइन को लिखने का बेस्ट तरीका ये है, तो इसको भी याद कर लेना प्लीज। यहाँ पे वीडियो को पॉज करना और इसको लिख के देखना। पेशेंट वाज सस्पेक्टेड विद आइदर दिस, यानी कि या तो ये है या ये। फिर इसके साथ साथ हमने एडवाइस किया ऑल्सो, या फिर शी वॉज ऑल्सो एडवाइज। ऑल्सो को शुरू में मत यूज करो, ऐसे लिख दो शी वॉज ऑल्सो एडवाइज टू अंडरगो CXR ECG एंडोस्कोपी। तो हमारे लिए मेन चीज है एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी, ऐसे लिख दो बस। सो ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू स्टोरी। तो जो फर्स्ट 2 विजिट्स हैं इस लेटर की, तो हम जब इनको देख रहे हैं तो पेशेंट को प्रॉब्लम थी। सॉरी, आई एम जस्ट गोना टेक यू टू द पॉइंट, सॉरी, रियली सॉरी। प्लीज आराम से सुनना, जल्दी मत करना। लास्ट में मैं आपको पूरा लेटर समझा दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा लेटर को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर नॉर्मल लेटर होता तो मैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन को पूरी प्रॉब्लम्स बताता कि सर फर्स्ट विजिट में ये हुआ, सेकंड विजिट में ये हुआ। इस लेटर की खास बात क्या है, ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस डाटा इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्वेश्चन अराइजेज व्हाई। क्योंकि ये लेटर ऐसा है जिसमें थर्ड विजिट में, क्योंकि सेकंड विजिट में हमने उसको एडवाइस किया, थर्ड विजिट में उसका डायग्नोसिस हो गया। ऑन थर्ड विजिट उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुए, प्रॉब्लम बढ़ती गई और ऑब्जेक्टिव के बाद या एंडोस्कोपी में पता लगा उसको एसोफेजाइटिस है। तो ये हमें पता लगा उसको एसोफेजाइटिस है, ये थर्ड विजिट में पता लग गया। सो दिस इज द स्टोरी। थर्ड विजिट में हमें पता लग गया पेशेंट को ईसोफेजाइटिस है। और क्या पता लगा? और इसके साथ साथ हमें पता लगा कि पेशेंट की बायोप्सी ने भी यही बताया कि कंसिस्टेंट विद ईसोफेजाइटिस की बायोप्सी ने भी कंफर्म किया। तो हमने असेसमेंट बनाई बैरेट्स ईसोफेगस की। फिर हमने उसको एडवाइस किया कि आप मेडिकेशंस लो, लाइफस्टाइल चेंजेस करो, और वो पेशेंट ठीक भी हो गया। नाउ द पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक। अब प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस लेटर। लेटर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, आप इसको वीडियो को जहाँ पे भी पोस्ट करके देखना चाहते हो आप प्लीज देखो, इसे अच्छे से समझो। अब मैं आपको लेटर अपने वे में दिखाता हूँ कि लेटर की डाटा सिलेक्शन कैसे होती है। प्लीज सभी ध्यान से सुनना। इस लेटर के बाद आपको डाटा सिलेक्शन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम ऑफ डाटा सिलेक्शन। तो प्लीज समझो हो क्या रहा है लेटर में। कि ये लास्ट पैराग्राफ था कि पेशेंट फंडोप्लिकेशन है, लेकिन लास्ट पैराग्राफ में एक बात और दी थी कि पेशेंट ठीक हो गया है। तो अगर मैं अब इसको बेटर लिखना चाहूँ, सो हु वाज डायग्नोज्ड विद बैरेट्स इजोफेगस, जो मेन प्रॉब्लम थी। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस वाई हु वाज डायग्नोज्ड विद बैरेट्स इजोफेगस ऑन हर थर्ड विजिट। अगर ऐसे लिख देते हैं तो इससे मेरे बड़े सर्जन को ये भी पता लग जाएगा कि थर्ड विजिट में हुआ था, और एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि ठीक से बनाया कि हु वाज डायग्नोज्ड विद बैरेट्स इजोफेगस ऑन हर थर्ड विजिट। अब नॉर्मल पैटर्न आफ्टर ट्रीटमेंट क्या हुआ? शी इज एसिम्प्टोमेटिक। तो जो आपको लैंग्वेज दी है वही लिखा, शी इज एसिम्प्टोमेटिक बट शी वांट्स टू स्टॉप थेरेपी। ये स्टोरी चल रही है एग्जैक्टली। स्टोरी को अगर आप समझो तो अब वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब बेटर हो गई है, बट अब उसको क्या है कि भाई नहीं, मेरे को मेडिकेशन सारी उम्र नहीं ली। शी वांट्स टू स्टॉप थेरेपी एंड डज नॉट वांट टू कंटिन्यू मेडिकेशन। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ओईटी में कभी कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना होता। एंड डज नॉट वांट टू टेक मेडिकेशंस फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ, सिंपल लैंग्वेज। बट शी वांट्स एंड डज नॉट वांट टू कंटिन्यू medications for rest of her life. Therefore, she needs assessment for fundoplication and, अब इसको हटा देते हैं, मुश्किल चीजों को हटा देते हैं, and is being referred to you। तो ये मैंने सिंपल कर दिया। अब पढ़ने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखना, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस वाई हु वाज डायग्नोज्ड विद थर्ड विजिट में आफ्टर ट्रीटमेंट एसिम्प्टोमेटिक हो चुकी है, एसिम्प्टोमेटिक हो चुकी है, बट शी वांट्स टू स्टॉप थेरेपी। तो मेन पर्पस ये है कि अब वो थेरेपी को रोकना चाहती है, तो इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं। अब इस लेटर को ध्यान से समझना।
अगर मैं फर्स्ट विजिट लिखता हूँ, ऑन फर्स्ट विजिट द पेशेंट वॉज हैविंग, एक तो मेरा वर्ड काउंट आई एम अलाउड टू राइट मैक्सिमम 200 वर्ड्स। एक तो मेरा वर्ड काउंट बढ़ जाएगा, अगर आप इस लेटर के पूरे वर्ड्स लिखोगे तो ये लेटर आराम से 300 वर्ड्स तक जाएगा, जो आपको पता है अच्छी बात नहीं है। सो इट इज नॉट अ नाइस थिंग। तो आपको यहीं पे सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर मैं फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट बताता हूँ, इसमें तो कोई डायग्नोसिस ही नहीं हुआ, मैं पेशेंट के सिम्टम्स बता रहा हूँ और मैं डायग्नोज ही नहीं कर पाया। थर्ड विजिट में जाके पेशेंट डायग्नोज हुआ कि बेरेट फेगस है। वो किसने बताया था? एंडोस्कोपी और बायोप्सी ने, इन दोनों ने ये बताया था इसको बेरेट सीजोफेगस है। तो अब जब मैं बड़े सर्जन को लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ सर फर्स्ट विजिट में हमें पता ही नहीं लगा, सेकंड विजिट में हमें पता ही नहीं लगा। तो सर्जन कहेगा तुम मेरे पास क्यों भेज रहे हो? आप कहोगे सर मेन बात तो ये है कि थर्ड विजिट में ऐसा हुआ, बेरेट सीजोफेगस था, फिर हमने उसको ट्रीटमेंट दिया और वो ठीक हो गई, मच बेटर नाउ। बट अब वो ये नहीं चाहती, मतलब पर्पस सिर्फ इतना है, यानी इस लेटर में फर्स्ट टू विजिट की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसको कैसे लिखना चाहिए, आप मिस भी नहीं कर सकते, तो आपको बस ये लिखना चाहिए ऑन फर्स्ट टू विजिट्स द पेशेंट मेन symptom was having burning sensation in the stomach and was having difficulty in डाइजेस्टिंग सॉलिड फूड। तो मेन बात लिखो, कोई भी दो बातें जो आपको सबसे मेन लगे, किसी को कोई और लगेंगी, किसी को कोई और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंड वाज हैविंग डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड्स। मेन चीज है, मैं आपको पर्पस सिखा रहा हूँ, तो स्पेलिंग्स के लिए प्लीज मुझे फॉरगिव करना। ध्यान यहाँ पे रखो, ऑन फर्स्ट टू विजिट। सो एट दैट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर होता है। एट दैट टाइम कनेक्टर तो नहीं है, पर ये बहुत अच्छा फ्रेज है लिखने के लिए। जब भी आप पास्ट में लिखना चाहते हो, एट दैट टाइम शी वाज सस्पेक्टेड विद आइदर हाइटस हर्निया और मास इन इसोफेगस। तो हमें तब तो ऐसा लगा था सर, तो मैं छोटी सी उसको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि सर तब मुझे ऐसा लगा था। देयरफॉर शी वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो some tests such as endoscopy and biopsy on third visit। आप सिंपल देखो, फ्लो देखना लेटर का, इतना ही लिखना है जितना मैं आपको कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं लिखना। ऑन थर्ड विजिट हर एंडोस्कोपी, इसी वर्ड से रिलेट करो, हर एंडो, वो सब एक्स्ट्रा डाटा है जो आपको तंग कर रहा है। तभी मैं कहता हूँ ओईटी सबसे आसान टेस्ट है। अगर आप सिर्फ मेन चीज को पकड़ो तो डाटा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। हर एंडोस्कोपी रिवील्ड एसोफेसाइटिस which was also consistent in her biopsy। तो दोनों चीजों से हमें पता लगा ये है। सो शी वाज प्रिस्क्राइब्ड विद, जो भी आपने दो मेडिकेशंस दी थी, गेविस्कोन एंड ओमाप्राजोल, तो हमने दो मेडिकेशन दी थी। ऑल्सो शी वाज एडवाइज्ड टू क्विट स्मोकिंग एज शी वाज स्मोकर एंड टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, कहानी की तरह बनाओ लेटर, कितना ही मुश्किल है उसको कहानी की तरह पढ़ो। लाइफस्टाइल चेंजेस, फिर देखो आपका लेटर कैसे फ्लो में आता है। मतलब मैं आपको ओवरऑल ओईटी का पैटर्न बता रहा हूँ कि मकसद क्या होता है ओईटी का। शी हैज विजिटेड टुडे शी हैज टुडे शी हैज रिपोर्टेड दैट, या टुडे शी इज एसिम्प्टोमेटिक, सिंपली लिखते हैं, टुडे शी इज एसिम्प्टोमेटिक एंड हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग। ऑल्सो शी इज डूइंग लाइफस्टाइल चेंजेस। जो कॉन्टिन्यूस में दिया उसे कॉन्टिन्यूस में लिखो, शी इज टेकिंग ऑन बोर्ड, सेम लिख दो चाहे, लाइफस्टाइल चेंजेस। सब कुछ बेटर हो रहा है, हाउएवर शी is not willing to continue medications for rest of her life। थोड़ी सी वर्डिंग को चेंज करना है फर्स्ट पैराग्राफ के मुकाबले। सो शी नीड्स असेसमेंट फॉर ऑपरेशन।
या अगर इन दोनों को आप लाइनों को रिलेट नहीं कर पा रहे तो मत करो, तो बस ऐसे लिखो। However, she is not willing to take the medication. Therefore, your expertise is highly required. आपकी एक्सपर्टीज चाहिए इन दिस केस। एंड ऑल्सो, इसको अलग लिख दो, जो आपको तंग कर रहा है उसको अलग लिखो। एंड ऑल्सो शी नीड्स असेसमेंट फॉर फंड डुप्लीकेशन। पूरा लेटर देखो, हमें बात करते हुए कितना टाइम हुआ है? हमें बात करते हुए टोटल हुए हैं 12 से लेके 13 मिनट्स इस लेटर के लिए। और देखो वर्ड काउंट भी करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लगभग एक लाइन में 18 to 20 वर्ड्स है। 1 2 3 तो ऑलमोस्ट 60, 1 2 ऑलमोस्ट 40 100, 1 2 40 और इसमें 3 मान लेता हूँ तो ऑलमोस्ट हो गए 60। तो मतलब ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स पूरे हो गए। और हमने लिखा ही क्या है? दैट इज वट आई वॉन्ट टू टीच यू व्हेन इट कम्स टू ओईटी राइटिंग। आपको लगेगा लेटर बहुत मुश्किल है, इसमें आपकी मर्जी है इस पैराग्राफ में से क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं। कोई भी 2 3 सिम्टम्स पकड़ लो, मेन बात पकड़ लो कि शी वाज सस्पेक्टेड विद, हमने इसलिए उसको एडवाइस किया कि तुम ऐसा करो। जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो बेसिकली आप एक स्टोरी बनाते हो, यू गेट इन टू अ स्टोरी मेकिंग मोड। अब हम लेटर को दोबारा देखते हैं एक बार ताकि हम मिस आउट ना करें। एक बार दोबारा लेटर पे चलते हैं। तो यानी कि जो लास्ट पैराग्राफ है इट विल टेल यू अबाउट द पर्पस। देयर इट इज। पर्पस हमें पता लग गया था, मैंने आपको सिंपल वे में भी लिख के दिखाया। उसके अलावा पिछली असेसमेंट बैरेट्स इज़ोफेगस थी। अगर आपको ये ना पता कि लगे कि बैरेट्स इज़ोफेगस मतलब अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक है, उसको हुआ क्या था, तो यहाँ से पता लग जाएगा बैरेट्स इज़ोफेगस हुआ था पिछली विजिट से। और उससे पहले जब आप जाओगे फर्स्ट 2 विजिट में हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता लगी थी, हम तो कुछ और सोच रहे थे। तो डॉक्टर को बस हिंट ये देना होता है कि पहले हमें लगा प्रॉब्लम कुछ और है। और फर्स्ट 2 विजिट लिखने का पर्पस यही है कि हम ये बता सकें कि अगस्त में हमने इलाज क्यों नहीं दिया, नवंबर में हमने इलाज क्यों नहीं दिया। फिर 25 नवंबर को जाके उसको हमें पता लगा कि उसकी ये प्रॉब्लम है जब उसकी रिपोर्ट्स आई। तो बेसिकली 3 महीने तो पेशेंट आया नहीं, अगस्त के बाद सीधा नवंबर में आया कि देखो एक्सप्लेन द डायग्नोसिस, और उसको कहा था 2 हफ्ते बाद आना है, वो आया नहीं। तो ये बातें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो आया नहीं मतलब हमें ओईटी में पेशेंट की कंप्लेन करना जरूरी नहीं है, पेशेंट की प्रॉब्लम बताना जरूरी है। तो व्हेन यू आर सेंडिंग द पेशेंट टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, उसको बस इतना जानना है कि क्यों भेज रहे हो। तो आप इसलिए भेज रहे हो कि बैरेट्स इज़ोफेगस था, और अब बैरेट्स इज़ोफेगस बेसिकली, अब बैरेट्स इज़ोफेगस ठीक हो गया है, मतलब प्रॉब्लम ठीक हो गई है, लेकिन अब वो मेडिकेशन नहीं लेना चाहती। सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम है। So this is how you should attempt OET letter. Make it very simple. Please listen to this recording 2 3 times. It will definitely make you stronger और आपको डाटा सिलेक्शन सिखाएगी कि जो भी आपको ओईटी में मुश्किल लगता है उस लाइन को बिल्कुल नहीं उठाना। और अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग रखना है, वो मैंने आपको कहा है कि ग्रामर के लिए हमेशा क्या करना है। सबसे पहले पेपर में जाते ही ये एक चार्ट बनाना है हमेशा। तो ऐसे एक चार्ट बनाना है हमेशा और ऑलवेज। तो उस चार्ट में क्या लिखना है? पास्ट, प्रेजेंट। पास्ट के सामने लिखना है सेकंड फॉर्म, और उसके बाद लिखना है पैसिव के लिए वॉज वर थर्ड फॉर्म। ये हमेशा करना है, हमेशा। और प्रेजेंट में जब एक्टिव होगा तो लिखना है हैज प्लस थर्ड फॉर्म, और जब पैसिव होगा तो हैज बीन थर्ड फॉर्म। अब इसका यूज भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि देखो ये कैसे, ये पेपर में जाते ही लिखना है। तो आपको ये पेपर में जाते ही ये चार्ट बनाना है और इसको ऐसे बनाना है। लीजिए, हमेशा। तो पास्ट में जब भी एक्टिव होता है यानी जो काम अपने आप हो रहा है, जैसे कि ये वाली पास्ट विजिट है, तो हम इसको कहते हैं द पेशेंट वॉज हैविंग की जगह आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे द पेशेंट हैड। तो सेकंड फॉर्म भी लगा सकते थे हैड। बर्निंग सेंसेशन जब भी पैसिव होगा हमारे द्वारा, जैसे कि पेशेंट सस्पेक्टेड हमारे द्वारा होगा, तो ये वॉज नहीं भूलना। हमारे द्वारा एडवाइस किया, शी वाज एडवाइस। तो देखो हमारे सारे रूल्स पूरे हो रहे हैं पैसिव वॉइस पास्ट का। तो ये हमारा रूल पूरा हो रहा है यहाँ पे वॉज लग के। देन ऑनर थर्ड विजिट एंडोस्कोपी रिवील्ड, एंडोस्कोपी ने रिवील किया, अपने आप किया, एक्टिव सेकंड फॉर्म।
फिर उसके बाद शी वाज प्रिस्क्राइब्ड, हमारे द्वारा प्रिस्क्राइब की गई, पैसिव। तो बस इस ग्रामर का ध्यान रखना है। और टुडे, जैसे ही टुडे आता है, पेशेंट ने अपने आप स्मोकिंग छोड़ दी, तो एक्टिव, हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको याद रखना है। सो प्लीज इस चार्ट को फॉलो करना है। अगर लास्ट में कोई डायग्नोसिस होती है तो आप ऐसे लिखोगे, टुडे शी हैज बीन डायग्नोस्ड। तो सिर्फ टुडे और पास्ट में यही फर्क होता है। पास्ट में होता है शी वॉज डायग्नोस्ड, और टुडे में होता है शी हैज बीन डायग्नोस्ड। ये यहाँ से आपको याद रहेगा। ये चार्ट हमेशा बनाना है। ये आपकी सारी ग्रामर की गलती होती है। जैसे आज हम क्लास में कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो हम जब बाय चांस हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वो एक एक्सीडेंट हो गया, तो शी वॉज मेट विद एन एक्सीडेंट। तो मैंने यही कहा कि एक्सीडेंट अपने आप हुआ या किसी ने करवाया, उन्होंने कहा अपने आप हुआ, तो मैंने कहा एक्टिव है। बस यही ग्रामर की मिस्टेक हो जाती है। एक्टिव है तो सेकंड फॉर्म पास्ट में, शी मेट विद एन एक्सीडेंट। अब जैसे ही वॉज लगाते हो, वो पैसिव बन जाता है, यानी किसी के द्वारा करवाया गया, और पूरा सेंटेंस खराब हो जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द ओनली बेसिक ऑफ ओईटी। अगर आप ये दो चीजें संभाल सकते हो जो मैंने आपको बताया, डाटा सिलेक्शन और ये जो ग्रामर की लास्ट में बात बताई, तो आपको पेपर क्लियर करने से, राइटिंग का पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स जस्ट अबाउट दीज टू बेसिक थिंग्स। प्लीज ध्यान रखो इन चीजों का, खासकर ग्रामर का। डाटा सिलेक्शन में आपने 200 के 210 वर्ड्स भी लिख दिए तो भी दे विल पास यू। अगर 200 के 195 भी रह गए तो भी दे विल पास यू। पर 180 नहीं लिखने हैं, वहां पे लिखा होता है 180 लिख सकते हो, पर कम से कम 195 वर्ड्स लिख के आने हैं। 210 भी हो गए तो कोई बात नहीं, कुछ भी रब करने की जरूरत नहीं है। So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Subscribe our channel if you have not until now. Our contact number for the best OET coaching is 76967 34256. Thank you.